हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम केवीएस का पीजीटी मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैथ्स सेक्शन कम्प्लीटली सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि मैंने लास्ट ऑब्जेक्शन वाले वीडियो में कहा था, तो बिना टाइम को वेस्ट किए 100 के 100 क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और जिस भी स्टूडेंट को एप्लीकेंट को डाउट है किस क्वेश्चन के अंदर, वो मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चंस का वो पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो वेलकम टू द चैनल और शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 81 क्वेश्चन है, मैंने रिस्पॉन्स शीट से ही उठाए हैं ऐसे का ऐसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए सेट है 1 2 3 4 5 एंड द रिलेशन इज गिवन बाय। एक ए सेट पे ही रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, ए टू ए पे रिलेशन डिफाइन किया है। बोल रहा है कि एक्स जो है ना वो वाई से रिलेट करेगा कब, अगर एक्स प्लस वाई का जो सम है वो 8 या 8 से ज़्यादा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल रहे हैं कि एक x जो है वो y से रिलेट कर रहा है। तो कह रहा है कि रिलेशन क्या बनेगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ऑर्डर्ड पेयर पूछ रहा है कौन से आएंगे। तो 1 तो इनमें से किसी के साथ भी रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि 1 का तो मैक्सिमम सम 5 के साथ 6 जा सकता है, 2 का भी मैक्सिमम 7 जा सकता है, 3 से कहानी शुरू होगी, 3 5 करेंगे तो 3 + 5 8 होगा, है ना। अब देखो ऑप्शन पे आ जाओ, सारा करने की बजाय देखो यहाँ पे 3 5 इंक्लूडेड नहीं है, ये भी रिजेक्टेड, यहाँ भी नहीं है रिजेक्टेड, यहाँ भी नहीं है रिजेक्टेड। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन के अंदर 3 5 से शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऑप्शंस पे ध्यान रखेंगे। तो 81 क्वेश्चन ये था। 82 क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है x² + 2x + 1 ओवर x² - x - 6, है ना। कौन सा फ्रैक्शन वाला फंक्शन है ना। px अपॉन qx वाली फॉर्म का है, और px अपॉन में qx वाली फॉर्म का जो फंक्शन है वो कहाँ पर डिफाइन नहीं होता है। डोमेन पूछी हुई है, देखो डोमेन पूछी हुई है। तो कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 बनता है, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हमें सिंपली बस ये देखना है कि ये डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 बन रहा है। उन एलिमेंट्स को हम रियल नंबर में से निकाल देंगे, बाकी सब कुछ इनपुट हम फंक्शन को दे सकते हैं। तो ये देख लो x² - x - 6, ये 0 कहाँ होगा। इसके सिंपली फैक्टर बन सकते हैं x - 3 एंड x + 2 = 0। तो x एक तो हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा -2। ये दो ऐसे x हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इनके अलावा कोई भी x यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से इन दोनों को रिमूव कर देंगे। तो रियल नंबर में से हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 3 और -2 को ही रिमूव किया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम ठीक ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी इजी था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है लेट आर इज ए रिलेशन डिफाइन फ्रॉम नेचुरल से नेचुरल नंबर पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। क्या कह रहा है, ए बी से रिलेट करेगा, ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अगर एक एलिमेंट खुद से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है या बराबर है, तब हम बोलेंगे कि ए बी से रिलेट कर रहा है। तो इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी चेक करा रहा है। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। तो साफ सी बात है, एक एलिमेंट खुद से तो बड़ा होगा ही या उसके बराबर होगा, है ना। एक एलिमेंट खुद से बड़ा या बराबर तो हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक क्लियर सा एग्जांपल दिख रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2 1 से रिलेट कर रहा है, क्योंकि 2 जो है वो 1 से ग्रेटर देन होता है, बट 1 2 से रिलेट नहीं कर रहा है। 1 जो है वो 2 से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। अगर यहीं से बात बन जाए, इक्विवेलेंस नहीं है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं। रिफ्लेक्सिव है, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। एक बार ट्रांजिटिविटी देखनी पड़ेगी। ट्रांजिटिविटी देख लो, कह रहा है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c है। ट्रांजिटिविटी में हम ये मान के चलते हैं कि a b से रिलेट कर रहा है, b c से रिलेट कर रहा है, तभी हम आगे चेक कर सकते हैं। तो अगर a b से रिलेट कर रहा है तो ये होगा, b c से रिलेट कर रहा है तो ये होगा। और यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि a b या b से बड़ा है और b c या c से बड़ा है, तो a जो है वो c या c से बड़ा डेफिनेटली होगा, है ना। तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है
वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 84 पे आते हैं। 84 कह रहा है दो फंक्शंस हमें दिए, सॉरी दो सेट्स हमें दिए हुए हैं ए एंड बी, जिसके अंदर ए के अंदर तो 4 एलिमेंट और बी के अंदर 5 एलिमेंट है। ए के अंदर 4 हैं, बी के अंदर 5 एलिमेंट है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग्स। 1 1 एंड ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव मैप की बात कर रहा है। और ये हमने काफी अच्छे से पढ़ा भी था कि बाइजेक्टिव मैप सिर्फ और सिर्फ तब एग्जिस्ट करती हैं जब दोनों सेट्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और वो n फैक्टोरियल होती है टोटल मैपिंग्स। तो यहाँ पे क्लियरली एक के अंदर 4 और एक के अंदर 5, तो एलिमेंट्स ही सेम नहीं है दोनों में, तो बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका सिंपली 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन के अंदर सेट का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ सेट का है। यूनिवर्सल सेट के अंदर 30 एलिमेंट्स है, यूनिवर्सल सेट के अंदर 30 एलिमेंट्स है और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 15 है। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 15 है, इसने यूनिवर्सल इसीलिए दिया है ताकि तुम ए के अंदर एलिमेंट निकाल लो। तो अगर कॉम्प्लीमेंट के अंदर 15 है तो सेट के अंदर कितने आएंगे, यूनियन में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए के अंदर भी 15 ही है, बी के अंदर दिए हुए हैं 5, इंटरसेक्शन के अंदर दिए हुए हैं 3, तो यूनियन के अंदर पूछ रहा है। यूनियन के अंदर क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो ए और बी को जोड़ देंगे, 15 प्लस 5 एंड माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 86 क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सेट थ्योरी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इट वाज फाउंड दैट 100 लाइक टू ड्रिंक कॉफी, 50 लाइक टू ड्रिंक टी। 400 बच्चों के अंदर से 100 बच्चे जो हैं वो कॉफी पीना पसंद करते हैं, 150 बच्चे जो हैं वो टी पीना पसंद करते हैं, 75 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों पीना पसंद करते हैं। दोनों यानी कि इंटरसेक्शन में जा रहा है। तो जैसे कि कॉफी पीने वाले कितने हैं, कॉफी पीने वाले 100 हैं, टी पीने वाले 150 हैं, दोनों पीने वाले जो कॉफी भी पीता है और चाय भी पीता है। तो इंटरसेक्शन जहां पे एंड आ जाता है, दोनों की बात करते हैं एक साथ, वो इंटरसेक्शन ये आ गया। तो पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स नाइदर लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी नॉर टी। ना ही वो क्या पिए, ना ही वो कॉफी पिए और ना ही वो चाय पिए, यानी कि ना तो कॉफी पिए और ना ही चाय पिए, वो ये पूछना चाह रहा है। ना तो कॉफी पिए और ना ही चाय पिए, यानी कि यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी यूनियन टी का ट्रांसपोज, ये लगा देता हूँ मैं, बार लगा देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से सी यूनियन टी हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल के अंदर दिए हुए हैं तुम्हें 400 पूरे, माइनस में यूनियन के लिए सारा मटेरियल उसने खुद से तैयार करके दिया हुआ है, तो 100 सी के अंदर चाय वाले एंड माइनस इंटरसेक्शन वाले, तो 400 ये हो गया तुम्हारा 250, 250 में से 75 गए तो 175, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो ये बच गया 225, है ना। तो 225 आंसर हो जाएगा। अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए तो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट 87 क्वेश्चन कह रहा है ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट ए पोल। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, हाइट्स एंड डिस्टेंस का। ठीक है, एक लैडर है जो ग्राउंड के मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ये लैडर हो गई हमारी। ठीक है, और ये वॉल हो गई हमारी। द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर्स अवे, जो लैडर का फुट है वो दीवार से कितना दूर है, 2 मीटर दूर है। तो लेंथ ऑफ द लैडर पूछिए, लेंथ ऑफ द लैडर पूछिए, यानी हाइपोटेन्यूस निकालना है तुम्हें और बेस गिवन है। हाइपोटेन्यूस निकालना है और बेस गिवन है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कैलकुलेट करेंगे, जो कि कितना होगा, सीकेंट 60 होगा, है ना। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, बेस इंटू सीकेंट 60। बेस गिवन है 2, सीकेंट 60 भी 2 होगा, तो 4 मीटर हाइट हो गई तुम्हारी लैडर की। ठीक है, 4 मीटर हाइट हो गई लैडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का है। क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या दी हुई है, 5 cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 sin स्क्वायर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मेंशन नहीं थी पर आ गई। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं। देखो
अगर मैं तुमको बोलूं कि 5 cos स्क्वायर एक्स में से के साथ 7 साइन स्क्वायर एक्स है, इसमें से 5 साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर लो और 2 साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर लो ताकि फॉर्मूला बन जाए, है ना। तो ये दोनों मिलके तो 5 बना देंगे और प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है वो हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1/2, है ना। और साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी ±1/√2, ये हो गई, है ना। तो अब हमें देखना है कि कौन सी एक्स की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि साइन प्लस वैल्यू भी ले रहा है और माइनस वैल्यू भी ले रहा है। देखो अगर n पाई प्लस पाई बाई 4 की बात की जाए, अगर n पाई प्लस पाई बाई 4 की बात की जाए, n पाई माइनस पाई बाई 4 की बात की जाए, तो ये दोनों के दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, पाई बाई 4 तो क्लियरली नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल देगा, हमें तो सारे एंगल निकालने हैं। यहाँ पे उनको मेंशन करना चाहिए n की क्या चीज है, ये उनको मेंशन करना चाहिए था, n इंटीजर है। तो यहाँ पे जो x है ना, वो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों बातें सेटिस्फाई करेगा, ये भी और ये भी। देखो कैसे, अगर n की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में गया, साइन वैल्यू लेगा -1/√2, है ना। 2 रखोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। 2 पाई प्लस पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, 1/√2 लेगा। तो ऐसे वैल्यू पुट करते जाओगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पर ये वाला भी सही है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 4 बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 1/√2 वैल्यू लेगा। अगर 2 वैल्यू रखोगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो हमारी क्या लेगा, नेगेटिव वैल्यू लेगा। तो दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए उसने जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर दोनों को इंक्लूड किया है अच्छे से। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड की बजाय, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2√5 cos x प्लस 4 sin x प्लस 7। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होना था, a sin x b cos x और प्लस c। इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू हमेशा किस इंटरवल में लाई करती है, क्लोज्ड इंटरवल c माइनस √a² प्लस b²। ये बोल सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो ये होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, c प्लस √a² प्लस b²। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो तो यहाँ से आएगी और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आएगी। तो उसने पूछी है मिनिमम, तो मिनिमम के लिए हम यहाँ रख देंगे, c की वैल्यू कितनी है 7 माइनस √a²। अगर a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 और प्लस में b² करेंगे तो 16। तो 7 माइनस ये 36 का √6 हो जाएगा। तो 1 इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जिसको पता था उसके लिए काफी इजी है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा वैसे। नेक्स्ट 90, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइज द कंडीशन दिस, तो कह रहा है देन इट विल लाई ऑन। तो कह रहा है अगर z इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आयोटा प्लस z पूरे पे लगाया हुआ है मॉडुलस, आयोटा प्लस z अपॉन आयोटा माइनस z इज इक्वल टू 1। तो z के बारे में बात करा रहा है कि x एक्सिस पे मिलेगा, y एक्सिस पे मिलेगा, सर्कल पे मिलेगा या इस लाइन के ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको मैं लिख सकता हूँ i प्लस आयोटा प्लस z का मॉडुलस इज इक्वल टू आयोटा माइनस z का मॉडुलस, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, z को लिख देते हैं x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, आयोटा प्लस x प्लस आयोटा y, ये बन जाएगा आयोटा माइनस x माइनस का आयोटा y, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम आयोटा को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस का x, अच्छा इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आएगा, आयोटा कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस वाई, ये मॉडुलस आ गया, है ना। तो इनके मॉडुलस लेने हैं दोनों तरफ, तो अगर इन दोनों के मॉडुलस लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, मैं स्क्वायरिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ ही मॉडुलस लेके, मॉडुलस लिया और फिर स्क्वायरिंग कर दी तो रूट हट गया, ठीक है। तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कंप्लीटली कैंसिल कर गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y
1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। क्लियरली 1 प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट गया, 4y 0 आ गया, यानी कि y 0 होना चाहिए। और y 0 कहाँ होता है? y की वैल्यू जो 0 है वो हमारी होती है किस पे? x एक्सिस पे। ठीक है, बाकी कोई जरूरी नहीं है किसी पे भी हो या ना हो, पर x एक्सिस पे डेफिनेटली जरूरी है। काफी ठीक था, थोड़ा मेहनत थी पर ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ दिस, ये तो बच्चों वाला सवाल डाला हुआ है एकदम। तो 3 प्लस 2 आयोटा है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल। तो हमें सिंपली क्या करना है? इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन कर देंगे तो नीचे क्या बन जाएगा? 9 प्लस 4 13 बन जाएगा। तो 3/13 माइनस 2/13 आयोटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की ऐसी कौन सी रियल वैल्यू होगी जिसके लिए जो ये एक्सप्रेशन देख पा रहे हो एक रियल नंबर होगा? यानी ये दिया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पर इसके अंदर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है ये हमेशा प्योरली रियल कब बनेगा, इसमें इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। तो इसको सीधा करना तो बेवकूफी है, डायरेक्ट मारो ना। देखो, अगर n पाई माइनस पाई/2 रखोगे, यानी कि मान लो n की वैल्यू तुमने 0 रख दी, n इंटीजर है, n की वैल्यू 0 रख दी, यानी माइनस पाई/2 रख दिया। माइनस पाई/2 रख दिया तो -1 हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 2 आयोटा। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल कहाँ है? ये गलत, ये हमारी बात गलत हो गई। ठीक है, एक बार इस पे आ जाओ। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 0 रख दूँ तो ये पाई/2 बनेगा। अगर मैं इसके अंदर पाई/2 रख दूंगा तो ये 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी गलत। अब बात आती है 2n पाई ले या n पाई ले। 2n पाई ले या n पाई ले, दोनों बातें सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि देखो 2n पाई ले लोगे तो साइन 2n पाई हमेशा 0 ही होता है। साइन 2n पाई को 0 लोगे तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ। और सिमिलरली साइन n पाई भी 0 होता है। तो ज्यादा वैल्यूज कौन अपने अंदर कवर कर रहा है? ये तो सिर्फ इवन मल्टीपल देगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, और ये सब पाई के मल्टीपल्स को कवर करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही ऑप्शन होगा, क्योंकि वो अधूरा है, ये कंप्लीट ऑप्शन है। तो n पाई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है। 93, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/4 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। या तो साइन को RHS में ले जाओ, अपने इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। नहीं तो एक सीधी सी बात है कि साइन जो है वो 1 वैल्यू कब देता है भाई? जब उसके अंदर पाई/2 आए, है ना? क्या आए? पाई/2 आए। कलर विजिबल नहीं होगा शायद। साइन के अंदर क्या एंगल आए? पाई/2 आए तो वो 1 देता है, यानी कि साइन इनवर्स 1/4 प्लस कोस इनवर्स x क्या बनना चाहिए? पाई/2। और ये प्रॉपर्टी होती है ना, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो होता है वो पाई/2 होता है। तो अगर यहाँ पे x को मैं क्या ले लूंगा? 1/4 ही ले लूंगा, तो साइन इनवर्स 1/4 कोस इनवर्स 1/4 पाई/2 ही बन जाएगा। ठीक है, तो 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट 94 कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये दिया हुआ है 2 पाई/5। तो कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y की वैल्यू पूछो। देखो हमने करियर लैब पे सारे के सारे लगभग 100 में से क्वेश्चन डिस्कस्ड थे क्लास के अंदर। कोई 2-4 क्वेश्चन होंगे जो कंसेप्ट वाइज, तो 1-2 ही क्वेश्चन थे ऐसे जो डिस्कस्ड नहीं थे, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही डिस्कस थे, क्वेश्चन भी डिस्कस थे। तो कोट इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई/2 माइनस tan इनवर्स x, और कोट इनवर्स y को लिख सकते हैं पाई/2 माइनस tan इनवर्स y, है ना? तो पाई/2 तो पाई बन गया, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू दी हुई है 2 पाई/5, तो 2 पाई/5 हो जाएगा। तो पाई में से 2 पाई/5 जाएगा तो 3 पाई/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, कह रहा है कि सिस्टम जो है ना इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ नो सॉल्यूशन, सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता? जब सिस्टम का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट 0 बनता है। तो इसके अंदर देखो एक जगह पे k लिखा हुआ है उसने,
तो कह रहा है कि इस k की वैल्यू क्या होगी अगर सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो तुम्हें सिंपली कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी थी 1 1 k 1 माइनस का 2 2 और 3 1 माइनस 1। इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे और k की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेना। ठीक है, तो -1 आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है 5 स्क्वायर। बहुत आसान सवाल था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किताबों में ही मिल जाता है। 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 की 4, 5 क्यूब 5 रेज टू द 4, 5 रेज टू द 5, 5 रेज टू द 4, 5 रेज टू 5, 5 रेज टू 6, है ना। पहली रो के अंदर से जो पावर कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल लो। कौन सी आ रही है? 5 स्क्वायर आ रही है। दूसरी रो के अंदर से 5 क्यूब आ रही है। तीसरी रो के अंदर 5 रेज टू द पावर 4 कॉमन आ रहा है ना, ये कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा देखो 1 5 5 स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या बचा 1 5 5 स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 5 5 स्क्वायर। 3 रोज आइडेंटिकल हो गई, 2 से ही काम चल जाता है। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मैट्रिक्स दी हुई है सच दैट ए स्क्वायर जो है ना वो आइडेंटिटी है, यानी कि ए का स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगा। ये तो बहुत बकवास सवाल था, काफी क्वेश्चंस तो एकदम ही आसान थे। गामा माइनस अल्फा, ए का स्क्वायर करो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट रो को इस पे रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इससे ही काम चल जाएगा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, इसी से काम चल जाना चाहिए। तो क्या कह रहा है? पहले वाला तो गलत हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये भी गलत है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखो अगर इन दोनों को उठा के उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहली एंट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 1 बनेगी, तो यहीं से काम चला लेंगे। नेक्स्ट, which of the following quadratic equations has two distinct real roots? रियल रूट होने चाहिए और वो डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। वो कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है ना। तो हम बोलते हैं कि उसके पास रियल रूट भी होंगे और वो डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसको तो सब कर सकते हैं। जहां तक मेरे को लगता है इसका ऑप्शन 2 है, तो 2 ही होगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c। ठीक है, तो ये क्लियरली 21 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो डिस्टिंक्ट ही होंगे। ठीक है, इसको तो डिस्कस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। बाकी सब में ऐसा नहीं हो रहा होगा, किसी में 0 बन रहा होगा या नेगेटिव आ रहा होगा। 99 क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3,2। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ जो 3,2 पॉइंट से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। जो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। तो पासिंग पॉइंट के लिए तो ये पॉइंट ही दे दिया, और स्लोप के लिए ये लाइन दी है। इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप है 1, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो m की वैल्यू 1 है। और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप कितना होगा? मान लो मैं उसको m डैश से रिप्रेजेंट करूँ, वो -1 होगा, क्योंकि नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है परपेंडिकुलर लाइन का। तो पासिंग पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट 100th क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। ए पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग 2 सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक पॉइंट है 4,1, उस पे हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हैं। ठीक है, मान लो 4,1 पॉइंट जो है वो तुम्हारा यहाँ ऐसे कुछ मिलेगा, फिगर से ही समझना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया। पहले तो उसकी रिफ्लेक्शन ली है y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे हमने उसकी रिफ्लेक्शन ली है। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इससे इस पे इसकी रिफ्लेक्शन निकालो। रिफ्लेक्शन क्या कर रही है? y और x को सेम बना रही है, यानी कि इसका जो x है वो उसका y बनेगा, जो यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी, इसका जो x है वो उसका y बनेगा, तो 4 हो जाएगा, और जो इसका y है वो उसका x हो जाएगा।
तो देखो ये रिफ्लेक्शन हो गए कि नहीं हो गए, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। तो दो ये इसकी रिफ्लेक्शन बन गई। दूसरा क्या कह रहा है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, एक सीधी लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। ट्रांसलेशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मान लो ये 0.41,4 बन गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसको 2 यूनिट और चला दो। तो जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसको 2 यूनिट और चला दोगे तो ये सिंपली 3,4 बन जाएगा। एक्स एक्स वाला चेंज होगा, एक्स वाले में 2 यूनिट्स और ऐड हो जाएंगे, तो 3,4 आंसर आ जाएगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इज। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल बताओ जिसका सेंटर तो वाई एक्सिस पे है, ओरिजिन से पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है ना। तो थोड़ी मेहनत करते हैं ना हम इसके अंदर, हम चेक करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट करने की बजाय। मैंने तो ऑप्शन तो दिख रहा है मेरे को 1 फर्स्ट आएगा, पर चेक करने की कोशिश करते हैं हमारी सारी शर्तें जो मान ले। ठीक है, सेंटर तो वाई एक्सिस पे होना चाहिए। देखो सेंटर तो सबका ही वाई एक्सिस पे है, क्योंकि सबके अंदर सिर्फ वाई वाई दिख रहा है, एक्स नहीं दिख रहा। तो सेंटर तो सभी का वाई एक्सिस पे ही है। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सारे के सारे ओरिजिन से भी पास कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे ओरिजिन से भी पास कर रहे हैं, और 2,3 से भी पास करना चाहिए। तो 2,3 से पास करा लो। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन मत निकालना, लेंथी हो जाएगा। तो पहले वाले के अंदर अगर 2,3 रखोगे तो 3 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस 13 इंटू में y 3 हो जाएगा। तो देखो ये 12 प्लस 27 माइनस 39, तो 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला कर्व ही सारी की सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। सेंटर वाई एक्सिस पे भी है, ओरिजिन से भी पास कर रहा है, इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो बस यही सही है। आगे बात बनेगी भी नहीं, आगे जाने की जरूरत है भी नहीं, सारी शर्तें हमारी मान ली गई है। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 6 है, तो x किस में लाई करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, x माइनस 2 या तो लेस देन होगा -6 के, और x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन होगा 6 के। यही दो बातें होंगी। इसका मतलब क्या है कि x इज लेस देन -4 होगा, या फिर x इज ग्रेटर देन 8 होगा। ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -4 तक आओ ओपन, और ये क्या बोल रहा है 8 से लेके इन्फिनिटी तक जाओ ओपन, क्योंकि इक्वेलिटी नहीं आई। तो माइनस इन्फिनिटी टू -4, 8 टू इन्फिनिटी, है ना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस है, टू एंड 55 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की रेंज बतानी है हमें, क्या होगी अगर कन्वर्जन फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो पहले तो भाई हमें यहाँ से फ़ारेनहाइट की टर्म्स में फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से C की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, ये आएगी 5/9, है ना, F माइनस 32, ये आएगी। ये सेल्सियस की वैल्यू है, क्योंकि हमें वैल्यूज सेल्सियस की ही गिवन है। वो बोल रहा है कि जो ये सेल्सियस की वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 50 से 55 तक। तो फ़ारेनहाइट की टर्म्स में बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी। तो बस अब इसको सोल्व करना है, पहले 5 से डिवाइड करा दो, ये बन जाएगा 10, 1/9 F माइनस 32, ये बन जाएगा 11। अब 9 से मल्टीप्लाई करा दो, 90 F माइनस 32, 99। अब 32 को जोड़ दो, तो 122 टू ये कितना हो जाएगा भाई, 100 कितना 30 जोड़े तो, अरे यार देख लो 122 से 131, ठीक है 122 से 131 हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 balls are drawn from a bag containing 3 red, 5 white and 2 yellow balls। हमने 3 बॉल निकाली है एक बैग के अंदर से, जिसके अंदर 3 तो रेड है, 5 व्हाइट है और 2 येलो बॉल्स हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 2 आर रेड, कि कम से कम 2 बॉल्स क्या है, रेड होनी चाहिए। ये कितने तरीके से किया जा सकता है। तो कम से कम 2 रेड होने का मतलब क्या है कि 2 रेड। अच्छा देखो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। रेड कितनी है, 3 तो रेड है, और
बची हुई कितनी, बची हुई को सारियों को इकट्ठी मान लो, 5 व्हाइट है और 2 येलो है, यानी कि 7 अदर है, 7 बची हुई है, 3 तो रेड है और 7 बची हुई है। हमें कम से कम क्या चाहिए, 2 रेड चाहिए, तो 2 रेड एंड 1 अदर, या तो ये होगा या क्या होगा, तीनों की तीनों रेड होंगी, 2 ही केस बन सकते हैं एटलीस्ट 2 में, 3 ही बॉल निकालिए, तो 2 रेड कैसे निकलेंगी, 3C2, और एक हमें दूसरी निकालनी है, ये 10 नहीं लिखा हुआ है, 1 अदर लिखा हुआ है, तो एक वहां से निकाल लो, 7C2 इंटू 7C1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, तीनों की तीनों रेड हैं, तो तीनों की तीनों रेड ही निकाल दी, तो ये कितना हो गया, 3C2 तो हो गया तुम्हारा 3 इंटू में 7 और 3C3 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया तुम्हारा 22, 7 21 और 1 22, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कॉम्बिनेशंस का। नेक्स्ट 105, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 20 प्लेयर्स इंक्लूडिंग 1 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 3 ऑफ देम, ठीक है। हमें 11 लोगों की टीम बनानी है, कितने लोगों में से, 20 लोगों में से, ठीक है। और ध्यान से देखो, ऑलवेज इंक्लूडिंग 1 ऑफ देम, एक तो पक्का आएगा ही आएगा, यानी कि एक का सिलेक्शन हो चुका, एक का सिलेक्शन हो चुका तो हमारी सरदर्दी थोड़ी कम हो गई, हमें 11 की जगह अब 10 ही लोगों को सिलेक्ट करना है बस, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, एक्सक्लूडिंग 3 ऑफ देम, जो 20 के अंदर से 3 लोग थे उनको बाहर निकाल दिया, उनको टीम के अंदर लेना ही नहीं है। तो देखो 20 थे, एक को तो तुमने सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, है ना, सिलेक्टेड, और 3 को तुमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो अब ये हमारे सिलेक्शन से ये चारों के चारों लोग बाहर हो गए, हमारे पास कैंडिडेट बचे सिर्फ 16, और 16 के अंदर से हमें लेने कितने हैं, सिर्फ 10 लेने हैं, क्योंकि जो ये एक सिलेक्ट हो गया इसका भी अब कोई काम नहीं है, जो 3 बाहर हो गए एक्सक्लूडेड, ये क्या लिख दिया, एक्सक्लूडेड, और जो ये 3 बाहर हो गए इनका भी अब कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये 4 कम हो गए, तो 16 में से बस 10 को निकाल लो, बाकी काम हो रखा है, तो 16C 10, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 3 4 6 8 एंड यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, इन 4 नंबर से 3 4 6 8 से हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, और रिपीटिशन भी नहीं चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, रिपीटिशन भी नहीं चाहिए, तो सीधा क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर वैसे देखो सिलेक्शन के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे इसके पास 4 चॉइस, इसके पास 3, इसके पास 2 और इसके पास 1, क्योंकि रिपीटिशन तो हो नहीं रहा है, तो 24 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ से अब लीनियर अलजेब्रा के 2-3 क्वेश्चन शुरू होते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी लीनियर अलजेब्रा के, इनको करते हैं। कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ये दी हुई है देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A माइनस आई, ए मैट्रिक्स की रैंक नहीं पूछी है, ए माइनस आइडेंटिटी की पूछी है, इसके अंदर से पहले आइडेंटिटी को सब्ट्रैक्ट करो, तो जब इसके अंदर से आइडेंटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगी, देखो डायगोनल में से 1 1 1 1 कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहां बनेगा 0 1 0 0, दूसरे वाला 0 0 1 0, तीसरे वाला 0 0 0 0, और चौथे वाला क्या बच जाएगा, चौथी रो 0 0 0 1, ठीक है। अब इसके अंदर नॉन जीरो रोज देख लो, ऑलरेडी एक्लन फॉर्म है, ऑलरेडी दिस इज द एक्लन फॉर्म, तो इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, सिंपली 3 हो जाएगी। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये देखो 2 क्वेश्चन आइगन वैल्यूज के आए हुए थे, आइगन वैल्यू पे मैंने एक वीडियो और बनाई थी थोड़े दिन पहले, अगर नहीं चेक किए तो डेफिनेटली उसको चेक कर लेना, उसके अंदर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, क्योंकि वही शॉर्ट ट्रिक अब मैं यहाँ यूज करूंगा, मैं बड़े तरीके से नहीं सोल्व करूंगा, ठीक है। कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ये देन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू पूछ रहा है, देखो 2 -5 5 और 0 3 -1 एंड 0 -1 3, ये मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। ध्यान से देखो सारी की सारी रोज का सम देखो, पहली रो का सम कितना है, 2 है, दूसरी रो के सारे एलिमेंट्स को जोड़ दोगे तो भी 2 आ रहा है, तीसरी रो के सारे एलिमेंट्स को जोड़ दोगे तो भी 2 ही आ रहा है, तो यानी कि 1 ऑफ द आइगन वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, 2 हो गई। एक आइगन वैल्यू पता लग गई कि 2 होगी, बाकी की दोनों नहीं पता है, तो अब ऑप्शन पे आ जाओ, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये तो गया,
जो कह रहा है कि 1 और 4 होगी, ये ऑप्शन कैंसिल कर जाएगा। अब आगे आ जाओ, अब बात ये आती है बाकी की कैसे निकाले। अब बाकी की निकालेंगे हम ट्रेस का यूज करके, ट्रेस की हेल्प से देखेंगे, और फिर अगर उससे भी बात नहीं बनी तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से देखेंगे। इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है? इस मैट्रिक्स का ट्रेस है 8। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती हैं, है ना। अब देखो आइगन वैल्यू होंगी कितनी? 3 होंगी। अब पहले वाले केस में कह रहा है कि सिर्फ 2 आइगन वैल्यू है, सिर्फ 2 आइगन, यानी कि 2 ही 3 टाइम्स आ रहा है, 2 ही 3 बार आ रहा है। तो अगर 2 3 बार आ भी गया तो क्या ट्रेस 8 हो पाएगा? अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज 2 हुई तो ट्रेस 6 ही हो पाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, है ना। अब आ जाओ यहां पे, इस पे आ जाओ, पहले फोर्थ वाले पे 1,2 पे आ जाओ। वो कह रहा है कि 1 और 2 हो सकती है, 2 के अलावा 1 होगी। अब उसमें क्या पॉसिबिलिटी है? या तो आइगन वैल्यू 2 2 1 होंगी, या आइगन वैल्यू 1 1 2 होगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि एक को रिपीट करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे ट्रेस बनेगा तुम्हारा 5, यहां पे ट्रेस बनेगा 4, ये भी नहीं बन सकती आइगन वैल्यू, क्योंकि ट्रेस ये 8 बना ही नहीं पाएंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बच गया? 2,4 बच गया, क्योंकि 2,4 में भी अगर देखोगे तो या तो 2 2 4 बनेगी या 4 4 2 बनेगी, है ना। 4 4 2 नहीं हो सकती, क्योंकि उस केस में ट्रेस तुम्हारा 10 बन जाएगा, ये केस पॉसिबल नहीं है, यही केस पॉसिबल होगा 4 4 4 8, है ना। तो 2 2 4 इसकी आइगन वैल्यूज है। इस तरह ट्रिक से करेंगे, वैसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये भी बहुत बढ़िया सवाल था। इसके अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पूछा हुआ है, इनडायरेक्ट रूप से आइगन वैल्यू ही पूछी हुई है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से ही क्या मिल जाती है? हमें आइगन वैल्यूज मिल जाती हैं। अब मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं हम, पहले यहाँ पे थोड़ा मैट्रिक्स को ध्यान से देखें। अगर हम ये मैट्रिक्स को गौर से देखो, मैट्रिक्स दी हुई है हमें 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1, ये मैट्रिक्स दी हुई है। और इस मैट्रिक्स की खास बात क्या है? अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो हमेशा क्या होती है? रियल होती है, रियल आइगन वैल्यूज होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, है ना। ये मैंने अपनी जो आइगन वैल्यूज वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताई भी थी ये बात। तो देखो अब उसने हमें कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसके अंदर से रियल वैल्यूज निकल जाएं, बस वो मेरी हो जाएगी। तो माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर, मान लो किसी की 2 के अंदर से रियल निकल गई, तो फिर हम ट्रेस का यूज करेंगे। इसका ट्रेस भी पता है ना तुम्हें, इसका ट्रेस 3 है। अब यहाँ पे पहला क्या ये ऑप्शन हो सकता है? देखो अगर मैं इसके अंदर से लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा माइनस का लैम्डा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। देखो रियल ही आ रही है, एक यहां से आइगन वैल्यू आ रही है 0 0 0 0 2 बार आ रही है, और एक आइगन वैल्यू आ रही है 2। क्या ये हो सकती है? आ तो गई रियली, पर इस पर टिक मत मार देना कि भाई रियल होती है तो हो गई बात। ट्रेस तो चेक कर लो, इसका ट्रेस कितना है? 3 है। इसका ट्रेस कितना है? 3 है, पर इनका ट्रेस कितना आएगा? इससे ट्रेस आएगा 2, तो ये नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे, लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा, सॉरी 3 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, ये है। अगर मैं यहां से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आइगन वैल्यू आएंगी 0 0 और 3, ठीक है। देखो इन सब का सम कितना आ रहा है? इन सब का सम 3 आ रहा है, तो ये हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी है, इसको संभाल के रख लेंगे सेकंड ऑप्शन को। उसके बाद नेक्स्ट पे आओ। अगर मैं नेक्स्ट पे आता हूं तो कहाँ करूं? नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे करेंगे तो लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा, इसके अंदर से लैम्डा कॉमन ले लो तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस का 4, ये बनेगा। तो एक आइगन वैल्यू तो 0 हो गई, पर अगर यहां से दूसरी आइगन वैल्यूज निकालोगे तो ये जा रही है इमेजिनरी, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है नेगेटिव, यहां से आ रही है इमेजिनरी वैल्यू। निकाल के देखना डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस का 4ac नेगेटिव आ रहा है, सॉरी 16, 12 नहीं 16, तो नेगेटिव आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ वाला देखोगे लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, अगर लैम्डा स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा? लैम्डा प्लस 3 बनेगा,
क्या बनेगा, लैम्डा प्लस 3। तो एक आइगन वैल्यू आई 0, दूसरी भी आई 0, तीसरी आई -3। आई तो रियल ही है, आई तो रियल ही है, पर इनका इनसे ट्रेस देखो कितना बनेगा, इनसे ट्रेस बनेगा -3, पर मुझे ट्रेस चाहिए 3, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, मीन का काम कर रहा है, सारा डेटा गिवन है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई गिवन है हमें कितना 3100, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये दिया हुआ है 10050, और n की वैल्यू दी हुई है 50। तो तुमसे वेरिएंस पूछा है, सिंपली क्या पूछा है, वेरिएंस की वैल्यू पूछी है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस हमारा क्या होता है, वेरिएंस होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपॉन में n, कैपिटल n, सॉरी क्या होता है, कैपिटल N, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, बस यही देखना है, तो सारी वैल्यूज तुम्हें गिवन है। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दिया हुआ है इतना, और n की वैल्यू दी हुई है 50, तो n की वैल्यू हमें गिवन है 50, और डेटा भी हमें गिवन है, तो 3100 ओवर 50 कर देंगे सिंपली, है ना, तो 201 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 201। नेक्स्ट, हाँ, कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट इन मैथमेटिक्स 7 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड, 7 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, वो मार्क्स गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीडियन से मीन डेविएशन पूछ रहा है, मीडियन से डेविएशन पूछ रहा है कितनी होगी। पहले तो मीडियन फाइंड आउट करेंगे, इनको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे मीडियन के लिए, तो 10, 15, 25, इसकी मैं हिंट दे दूंगा, थोड़ा टाइम लेगा नहीं तो ये 25 के बाद आ रहा है 35 के बाद आ रहा है 43, और फिर आ रहा है 45। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक रह गया, 10 15 25, हाँ 46 रह गया ना, 46। तो जब ऑड टर्म्स होती हैं तो हमें सिंपली एक मीडियन मिल जाता है, तो 35 जो है इसका मीडियन हो जाएगा, है ना, 35 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन डेविएशन निकालनी है हमें, मीडियन से डेविएशन निकालनी है, तो मीडियन से डेविएशंस को मेजर कर लो सारों को। तो 35 से ये कितना दूर है, 25, 35 से 15 कितना दूर है, 20, 35 से 25 कितना दूर है, 10, 35 से 35 0 डिस्टेंस पे है, 35 से 43 8 के डिस्टेंस पे है, ये कितने पे है, 10 पे है, ये कितने पे है, 11 पे है, इन सब का सम करके 7 से डिवाइड करा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11.6 आएगा, सॉरी कितना, 12 आएगा, 12 आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द सम ऑफ 2 नॉन जीरो नंबर्स इज 6, 2 नॉन जीरो नंबर्स का सम कितना है, 6 है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज, 2 नंबर्स का सम दिया हुआ है तुम्हें 6, ये कंडीशन गिवन है, तो उनके रेसिप्रोकल्स की क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम फंक्शन x का बना लेंगे 1/x, y की जगह हम क्या रख देंगे 6 - x, यहाँ से यूज करके। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे f डैश x, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, तो -1/x², इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 ये, और x का डेरिवेटिव -1, तो कुल मिला के 1/6 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे कितनी आएंगी, 6 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²। ठीक है, यानी कि 6 - x जो है वो ± x के इक्वल हो जाएगा, तो 6 - x को एक बारी x के इक्वल रख दो, 6 - x को एक बारी -x के इक्वल रख दो, तो जब x के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू तो 3 बन जाएगी, ये तो अबसर्ड बन रहा है, 6 = 0, ये बात तो गलत है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि x 3 होना चाहिए, y भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x की वैल्यू भी 3, y की वैल्यू भी 3, तो दोनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 3 3, तो 1/3 + 1/3, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 2/3 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, हमसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है
किस कर्व पे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स। देखो तुरंत यहाँ से समझदारी करो और इसको ना ऐसे लिख लो, क्योंकि डेरिवेटिव करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा के ऐसे लिख लो। किस पॉइंट पे पूछ रहा है, π/2। तो पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा, x का 1, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, cos 2x आएगा, है ना। और x की वैल्यू हमें रखनी है π/2 एट x इज इक्वल टू π/2। तो अगर π/2 के ऊपर बात करेंगे तो 1 प्लस क्या बनेगा, cos पाई, है ना। cos पाई कितना हो गया 0 और -1, और ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा तुम्हारा 0, यानी कि टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 0। पासिंग पॉइंट के लिए x की वैल्यू π/2 है, y की निकाल लेंगे x की वैल्यू π/2 कर्व में रख दो। तो x की वैल्यू जब π/2 कर्व में रखोगे तो यहाँ पे π/2 रखेंगे और ये बन जाएगा साइन पाई। साइन पाई कितना होता है 0, तो पासिंग पॉइंट बन रहा है π/2 π/2। तो ये बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 0 इंटू एक्स माइनस x1। तो ये y इज इक्वल टू π/2 आ गया सिंपली, यानी 2y माइनस पाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी, या फिर 2y इज इक्वल टू पाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमीटर का रेंज, डायमीटर का क्या दिया हुआ है तुम्हें, ये डी को मैं कैपिटल डी से लिख देता हूँ। डायमीटर चेंज कर रहा है पर सेकेंड के हिसाब से, सॉरी, डायमीटर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हेन इट्स रेडियस इज पाई, उसकी रेडियस कितनी है, पाई है, सर्कल की रेडियस जब पाई है तो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, तो उसके एरिया का इंक्रीज बताओ। देखो तुम्हें डायमीटर की वैल्यू नहीं दी, एरिया की वैल्यू दी है, सॉरी डायमीटर की वैल्यू नहीं दी, रेडियस की वैल्यू दी है। तो एक काम करो ना, अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज कर रहा है तो हम रेडियस ही देख लेते हैं, है ना। तो हमारी जो रेडियस है 2 बाहर आ जाएगा, तो रेडियस का चेंज आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस इस हिसाब से चेंज कर रही है। अब एरिया देख लो, एरिया क्या होगा, πr² होगा। इसका अगर हम चेंज देखेंगे dr/dt तो बन जाएगा 2πr dr/dt, है ना। r की वैल्यू भी दी है, dr/dt भी दिया है, तो 2 इंटू में पाई, r की वैल्यू भी पाई दी है, dr/dt की वैल्यू 1/2 है, तो π² आ जाएगा, π² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 33 रेज टू द पावर 1/5। ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो लास्ट में आता है एकदम, इसको करते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो हम क्या बोलते हैं, हमें किसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, 33 रेज टू द पावर 1/5 की निकालनी है। fx हमने एज्यूम कर लिया क्या, x रेज टू द पावर 1/5 एज्यूम कर लिया, है ना। अब हमने जब डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी है डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, है ना, तो हमने क्या पढ़ा है वहां पे कि डेरिवेटिव क्या होता है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, हम बोलते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a fx माइनस fa ओवर x माइनस a। हमने यही डेरिवेटिव पढ़ा है एक फंक्शन का किसी पॉइंट पे, f' की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस डेफिनेशन का अब हम यूज करेंगे। तो अब हम जब इसी डेफिनेशन के अंदर दूसरा सब्सटीट्यूशन कर देते हैं तो हम जनरली डेरिवेटिव क्या बोलते हैं कि जनरली डेरिवेटिव क्या होगा, f' इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx ओवर h। ये हमारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाती है। अब देखो यहाँ से f ऑफ x प्लस h की वैल्यू अगर मैं देखूँ रफली, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू अगर मैं रफली निकालूँ, इस लिमिट को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, अगर मैं यहाँ से f ऑफ x प्लस h की वैल्यू निकालूँ तो h यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का fx इधर आ जाएगा, यानी कि fx प्लस h टाइम f' ये वैल्यू बनेगी। अब यहाँ पे देखो तुम्हें बस वैल्यू एडजस्ट करनी है, ऐसी x की वैल्यू लो जो वैल्यू तुम्हें पता है। तो साफ दिख रहा है कि 32 की पावर 1/5 मुझे पता है, तो x को 32 ले लिया और h को 1 ले लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, f ऑफ 32, h की वैल्यू 1 है और f' 32 ये बन गया। तो यहाँ से f' कितना आएगा वो भी निकाल लो, f' आएगा तुम्हारा 1/5 x की पावर -4/5।
यानी नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी 1/x की पावर 4/5। तो यहाँ पे अगर मैं f ऑफ 32 निकालूंगा तो 32 की पावर 1/5 हो जाएगा, प्लस में 1 तो 1 है, 1/5 32 की पावर 4/5 है ना। तो 32 की पावर 1/5 तो हो जाएगी तुम्हारी 2, और प्लस में 1/2 इंटू में 5 इंटू में 32 की पावर 1/5 कितनी हो जाएगी 2, और 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, तो ये 1/80 हो गया, तो 2 + 1/80, तो ये आंसर देख लेना 2.0125 आएगा। इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, साफ दिख रहा है ना, 1/80 बनेगा। 1/8 कितना होता है 0.125, और अगर एक जीरो और लगाओगे तो एक जीरो और लग जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ 2 की पावर 3n -1 ये पूछ रहा है, ये किससे डिवाइड होगा। बहुत वैसे तो बहुत मुश्किल है, PMI से करना पड़ेगा, पर वैसे बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे n = 1 से। 1 से बात नहीं बनेगी तो 2 से करेंगे। तो जब n की वैल्यू 1 लोगे तो ये कितना बनेगा 2 की पावर 3 - 1 7 आएगा। तो देखो 7 बन रहा है ये n की वैल्यू 1, तो 7 को कौन डिवाइड कर सकता है 7 ही कर सकता है, 7 को सिर्फ 7 ही डिवाइड कर सकता है, तो 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 117 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सीमा हैज 2 कॉइन्स विच अपीयर आइडेंटिकल इन हर पर्स। सीमा के पास 2 कॉइन्स है उसके पर्स में जो एकदम एक जैसे दिखते हैं। शी नोज दैट वन इज फेयर एंड अदर इज टू हेडेड। कह रही है कि एक कॉइन जो है ना उसको पता है कि वो फेयर है, और दूसरा जो है टू हेडेड यानी दोनों तरफ हेड है। अच्छा, ये आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या है उसका। आइडेंटिकल कहने का मतलब है कि जब उनको सिलेक्ट करेंगे तो उनके सिलेक्ट होने के चांसेस बराबर बराबर हैं। ठीक है, और यहाँ पे उनकी बात बता दी। शी टेकन आउट वन टो एंड टॉस इट एंड गेट्स ए हेड। उसने एक कॉइन को निकाला, टॉस किया, हेड आ गया। तो उसने पूछा है कि वो कॉइन फेयर था, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एकदम साफ साफ क्वेश्चन बेस थ्योरम का है कि जो सिलेक्शन हुआ था वो फेयर कॉइन का था, ये पूछ रहा है। तो मैंने इवन इवेंट मान लिया कि कॉइन जो था तुम्हारा क्या था फेयर वाला था, और E2 इवेंट मैंने मान लिया जो कॉइन था तुम्हारा वो क्या था टू हेडेड था। ये दो सिचुएशंस मैंने एज्यूम कर ली। पहली बात तो इन दोनों के होने के चांसेस कितने होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों आइडेंटिकल थे, तो इन दोनों को निकालने के चांसेस बराबर बराबर हैं। ए इवेंट को हम मान लेंगे कि टॉस में क्या आया है हेड आया है। थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, टॉस में क्या आया है हेड आया है। अगर मैं ए गिवन इवन की बात करूं, ए गिवन इवन यानी कि अगर फेयर कॉइन निकाला था तो फिर हेड आया, इसके चांसेस कितने हैं। तो फेयर कॉइन से हेड आने के चांसेस तो 1/2 होंगे। और अगर ए गिवन E2 की बात करें, टू हेडेड कॉइन है, अगर भाई हेड ही है दोनों जगह तो फिर हेड में तो हेड ही आएगा। तो यहाँ पे ए गिवन E2 कितना हो जाएगा 1। अब उसने तुमसे क्या पूछा है कि कॉइन जो था वो फेयर था, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हमें सिंपली क्या निकालना है E1 गिवन ए निकालना है। तो ऊपर रख देंगे हम हमारा E1 वाला डेटा, नीचे वाला रख देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब तो कर ही लोगे जहां तक मेरे को लग रहा है, अब तो हो जाएगा। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, ए गिवन E1 की भी 1/2 अपॉन में E2 की E1 ए गिवन E1 प्लस E2 ए गिवन E2, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 1/2 को कॉमन ला के हटा दो, ऊपर बच जाएगा 1/2 और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा जहां तक मेरे को लग रहा है। नहीं 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 1/2 प्लस 1 आएगा। ठीक है, ऊपर तो आ गया 1/2 और नीचे आ गया 3/2, तो 1/3 आंसर बन गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन इज नॉट ए स्विमर इज 0.3। स्विमर नहीं है यानी कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी दी है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 0.7, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 0.3। बाय द वे, जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है NCX p⁻x q⁻n-x, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 पर्सन्स, 5 लोगों में से 4 स्विमर हैं, 5 लोगों में से जो है 4 स्विमर है, तो n की वैल्यू तुम्हें 5 दी हुई है, x को यहाँ पे 4 ट्रीट करना है। ठीक है,
तो पी ऑफ x इज इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुम्हें, तो कितना हो जाएगा NC5 5C4, n की वैल्यू तो कितनी है 5, x की वैल्यू 4, तो 5C4 p रेज टू द पावर 4 और q रेज टू द पावर, इनका डिफरेंस ये हो जाएगा। p की वैल्यू कितनी है 0.7, q की वैल्यू है 0.3, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5C4 0.7 रेज टू द पावर 4 और 0.3। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25 एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.50। ए और बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.14, यानी कि ये इंटरसेक्शन की है। ये इंटरसेक्शन की इसलिए बताई है उसने कि ये भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी आर नॉट हैपनिंग, कि दोनों के दोनों नहीं होंगे, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा तुम्हारा पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 माइनस यूनियन का सारा डेटा तुम्हारे पास है, ए की प्रोबेबिलिटी 0.25, बी की 0.5 और दोनों के होने की 0.14, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा देखो 0.75, और ये हो जाएगा 0.75 में से 1 4 गए तो 61, तो 0.39 हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, थर्ड। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है साइन x का और 1 माइनस कोस एक्स का, तो मैं क्या करूंगा कोस x को लिखूंगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, लिख सकता हूं कोस x को, और कोस x को मैं लिखूंगा साइन x को मैं लिखूंगा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लिखेंगे। अब यहां पे फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो tan इनवर्स 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो tan इनवर्स के अंदर कोट बन रहा है, कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और tan में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कर दो, फिर से कोट थीटा को क्या लिख दो पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लिख देंगे, तो फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 121, ये तो बहुत घिसा पिटा सवाल है, सारी बुक्स में मिल जाता है। a प्लस बी प्लस सी वैक्टर 0 दिया हुआ है, तो a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी वैक्टर 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, उसका स्क्वायर भी 0 मैग्नीट्यूड का, और यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी डॉट सी और c डॉट ए, ये सारा का सारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। a b c यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, तो ये वैल्यू भी 1, ये वैल्यू भी 1 और ये वैल्यू भी 1, तो 1 1 1 3 हो गया, वो उधर जाएगा -3 बन जाएगा, और 2 डिवाइड में हो जाएगा तो -3/2, है ना, इजी क्वेश्चन है काफी, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस एक्सटर्नली इन द रेशियो दिस। कह रहा है कि ये है एक तरफ तो 4a प्लस का b है, ये पोजीशन वेक्टर है, और एक है a माइनस 2b, तो एक ऐसा पॉइंट है इनके बीच में जो 2:3 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इस p के क्या पूछ रहा है तुमसे, कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर ही पूछ रहा है क्या होगा, तो 2 को इधर गुना करा दो, तो 2a माइनस का 4b, 2a माइनस का 4b, और 3 को इधर कराओगे पर घटाना है, एक्सटर्नल में क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -3 से कर दो, तो माइनस का 12a और माइनस का ही 3b, और अपॉन में दोनों का डिफरेंस, इंटरनल में हम वो करते हैं एक्सटर्नल में घटा देते हैं, यानी नीचे -1 बचेगा, तो ऊपर तो हो गया तुम्हारा माइनस का 10a
और b में कितना हो गया माइनस का 7b अपॉन में -1, तो 10a प्लस का 7b, फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्शन पूछी है एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं होता। ए बी की सी डी पे प्रोजेक्शन पूछी है, तो ए बी डॉट सी डी हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे क्या हो जाएगा सी डी का मैग्नीट्यूड। ए बी डॉट सी डी करो, ए बी का डॉट प्रोडक्ट सी डी के साथ करेंगे तो कितना आएगा -1, और वो कितना हो जाएगा -4 और प्लस का 8 है ना, और सी डी का मैग्नीट्यूड कितना है 1 + 4 + 4, यानी कि ये है तुम्हारा ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन तुम्हारी कितनी आ गई 1 आ गई, तो सेकंड ऑप्शन सही है। 124th क्वेश्चन जो है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का है, ठीक है। इसको करते हैं, तो देखो i क्रॉस j क्रॉस k है, तो पहले अंदर वाले के साथ करेंगे काम, तो i डॉट k कैप और यहां आ जाएगा j मल्टीप्लाई में, फिर करेंगे अंदर वाले से बात, i डॉट j कैप इंटू k कैप, ठीक है। इस तरह इसकी हमें क्या करनी है डीलिंग करनी है। तो देखो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि i डॉट k करोगे तब 0 बनेगा और i डॉट j करोगे तब भी 0 बनेगा। एकदम सिमिलरली जब j डॉट i करोगे दूसरे वाले में वो 0 बनेगा और j डॉट k करोगे वो भी 0 बनेगा, तीसरे वाले में k डॉट j 0 बनेगा और k डॉट i भी 0 बनेगा, कुल मिला के सारे ही 0 बनेंगे, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सिमिलरली करके देख लेना तुम इसको ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, इतना टाइम लगाने का क्वेश्चन है नहीं। हाँ, द rth टर्म इन द एक्सपेंशन, rth टर्म पूछ रहा है कौन सी है जो क्या है बिना x के, जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, ऐसे हमने काफी क्वेश्चंस किए थे। कौन सी rth टर्म है जो इसमें जो क्या है तुम्हारी इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो तुमसे टर्म ही पूछ रहा है, ये r ही पूछ रहा है, तो कितनी होती है NCr-1 है ना, NCr-1 a की पावर r-1, ठीक है, और b की पावर n-r+1, एक कम होगा यहाँ से, एक कम होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इस r की वैल्यू पूछे, मैं अगर r+1 लिखता तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, तो मैंने r ही लिख दिया। तो अब n की वैल्यू दी हुई है तुम्हें 12, तो 12cr-1, और a की वैल्यू कितनी दी हुई है 2x², तो 2x² की वैल्यू की पावर r-1, और तुम्हारा जो ये 1/x -1/x जो है इसकी पावर हो जाएगी तुम्हारी 12 -r और +1, ठीक है। तो हमें तो x की पावर से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। यहां से x की पावर कितनी बनेगी 2 ऐसे लिख लो 2r-2, और नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी बन रही है 12 -r+1, ये पावर खत्म करनी है हमें और कोई मतलब नहीं है, तो ये ऊपर जाके घट जाएगी 2r-2 माइनस का 12, अच्छा ये 1 जो है इसको तो जोड़ लो, इसको तो क्यों घसीटने, तो -12 प्लस का r और -1, ये 0 होनी चाहिए, पावर नहीं आनी चाहिए कुल मिला के, x की पावर खत्म करनी है हमें। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3r, और ये कितना हो गया 15 = 0, यानी कि r की वैल्यू आ रही है 5, और मैंने r ही माना था यहाँ पे है ना, इसीलिए r माना था ताकि ये जो निकले वो r ही आ जाए सीधा। तो कौन सी टर्म हुई 5वीं टर्म, अरे ऑप्शन ही नहीं है 5वीं टर्म का, तो कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी है, मैं चेक करता हूँ 1 मिनट। गलती मिल गई, मैंने ना यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम वाला ही फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे काम, ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा उल्टा लगा दिया। यहाँ पे a की पावर में तो आएगा n-r+1 इनका डिफरेंस, और b की पावर में r-1। बाइनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये लिखते हैं, जो यहाँ होता है वो बाद वाले के ऊपर जाता है ना। तो इन पावर्स को ना उल्टा कर लो, एक्सचेंज कर लो, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे तो इसको घटाएंगे तो 13 - r हो जाएगा, और ये हो जाएगा r-1, ठीक है। तो हाँ, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा x² की पावर 13 - r है, तो 26 - 2r हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा x की पावर r-1। तो जब घटाओगे
तो ये बन जाएगा 26 माइनस 2r माइनस r और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 3r प्लस 27 इज इक्वल टू 0 और r की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, तो 9 इज द 9th टर्म होगी, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, if the coefficients of r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion of this are in the ratio 1:3:5, then the value of n is, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, मैं इसकी हिंट प्रोवाइड कर देता हूं तुम्हें। ठीक है, देखो क्या एक्सपेंशन दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, या 1 प्लस एक्स ही लिख लो तुम, 1 प्लस एक्स की पावर n है। ठीक है, या x प्लस 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 की पावर n है। तो हमसे क्या कह रहा है कि r माइनस 1th, rth और r प्लस 1th टर्म है। ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है तुम्हें, तो यहां से तुम्हें कौन सी निकालनी है, एक तो r प्लस 1th या r माइनस 1th से शुरू कर लो, चलो r माइनस 1th टर्म निकालनी है। r माइनस 1th टर्म क्या होगी, NCr माइनस 2 x की पावर r माइनस 2, ये होगा। फिर हम बात करेंगे rth टर्म की, NCr माइनस 1 x की पावर r माइनस 1। ठीक है, इसमें 1 की पावर बन रही है बीच में, वो खत्म हो गई। और r प्लस 1 की बात अगर मैं करूं तो NCr x की पावर r। ठीक है, कहने का मतलब देखो क्या कह रहा है, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि तुम्हें क्या कह रहा है कि NCr माइनस 2 अपॉन में NCr माइनस 1, इनका रेशियो दिया हुआ है 1/3, ये रेशियो दिया हुआ है 1/3। ठीक है, 1:3:5 है। और जो दूसरे वाला है वो है NCr माइनस 1 अपॉन NCr, ये रेशियो दिया हुआ है 3:5 का। ठीक है, तो n की वैल्यू पूछ रहा है, अब तुम्हें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है और r और n की इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को पूरा सिंप्लीफाई करके और फिर n की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेगा ये। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। एक पार्ट में कर देता हूँ, चलो एक पार्ट में थोड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ी हिंट मिल जाएगी तुम्हें, अगर किसी को हो सकता है कैलकुलेशन में ही रह रहा हो। तो NCr माइनस 2 कैसे होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और जो नीचे वाला है वो है n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/3। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, r माइनस 1 को खोल देंगे, r माइनस 1 r माइनस 2 वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको खोल देंगे तो n माइनस r प्लस 2, फिर n माइनस r प्लस 1 आएगा, वो इसको कैंसिल कर देगा। तो n और r में एक इक्वेशन बन जाएगी, एक यहाँ से बन जाएगी। आंसर इसका 4th आएगा, बिल्कुल सोल्व किया हुआ है, तो ये 7 ही आएगा, ये कर लेना तुम आगे सोल्व। ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस आर इन द रेशियो। ठीक है, हाँ कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n दोनों के अंदर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। पहली कौन सी एक्सपेंशन दी हुई है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और दूसरी दी हुई है 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। इनके अंदर x की पावर n का कोफिशिएंट देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होगा भाई, 2nCn लोगे तब वो x की पावर n बनाएगा, और जब यहाँ पे 2n माइनस 1Cn लोगे तो वो x की पावर n बनाएगा। तो इनके कोफिशिएंट्स क्या बने, एक तो ये बना और एक ये बना, इन दोनों का रेशियो पूछा है तुमसे। तो 2nCn ओवर 2n माइनस 1Cn, तो ये क्या होगा, 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये बनेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल को तो हटाओ। अब देखो ये वाला बड़ा है, इसको पहले ठीक से लिख लो, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये है। ठीक है, तो 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, जो बड़े वाला होता है उसको ब्रेक कर लेते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे ही है,
यहाँ पे n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल। तो 2n माइनस वन फैक्टोरियल से 2n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल, n से n भी कैंसिल। तो 2:1 का रेशो बन गया। ठीक है, 2:1 का रेशो बन गया। बाइनोमियल के क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूम करते ही हैं, कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR 1 and 11। एक AP की पहली और आखिरी टर्म दी हुई है। इफ द सम ऑफ द टर्म्स इज 48, सारी की सारी टर्म्स का जो सम है वो 48 दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 48। काफी आसान सवाल है। नंबर ऑफ टर्म्स तो SN/2 A प्लस L, ये फॉर्मूला लगा देंगे। N/2 A प्लस L कर दो, कितना है 12, तो ये हो गया 48, है ना। तो ये कितना हो गया 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी 8, तो थर्ड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट 129, इफ द सेकंड टर्म ऑफ ए GP इज 2, एक GP है उसकी सेकंड टर्म दी हुई है तुम्हें AR की वैल्यू दी हुई है तुम्हें 2, और S इंफिनिटी दिया हुआ है तुम्हें, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दिया हुआ है कितना 8। ये क्या होता है A/1 माइनस R होता है ना। ये कितना दिया हुआ है तुम्हें 8 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये पूछ रहा है फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा, पर एक छोटा तरीका काम चलाएं। अगर मैं R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं तो AR बन जाएगा, नीचे हो जाएगा R माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा। AR की वैल्यू 2 दी हुई है, यहां रख दो, तो 2 में R माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, छोटा तो क्या, क्योंकि R की वैल्यू आएगी फिर हमें A की निकालनी पड़ेगी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 4R स्क्वायर, सॉरी 4R माइनस 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4R स्क्वायर माइनस का 4R और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर ये मेरे ख्याल से 2R माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। R की वैल्यू 1/2 आ रही है ना। R की वैल्यू 1/2 है, यहां रख दो। A की वैल्यू आ जाएगी 4, फोर्थ A की वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट, SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n एलिमेंट्स ऑफ एन AP। अच्छा ठीक है, एक AP के n टर्म्स के सम को SN से डिनोट कर रहे हैं, और क्या कह रहा है कि S2n जो है ना वो 3 टाइम्स SN है। ये चीज हमें गिवन है, हमसे कैलकुलेट करा रहा है S3n अपॉन SN कैलकुलेट करा रहा है। ये बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से जो डिराइव हो रहा है उसको डिराइव करते हैं। 2n का सम क्या होगा, 2n/2 A प्लस 2n माइनस 1 इंटू D, ये होगा। और यहाँ पे SN क्या होगा, n/2 A प्लस सॉरी 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, ये होगा। यहाँ से देखते हैं क्या बात बन रही है कुछ। ये कैंसिल हो जाएंगे तुम्हारे 2 से 2, और इसको क्या करा लो, अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा। n से n भी कैंसिल हो रहा है, n से n को भी काट दो, तो यहाँ 2 अंदर जाएगा, तो ये बन जाएगा 4A प्लस 2D इंटू 2n माइनस 1, और यहाँ पे 3 को ले जाएंगे तो 6A प्लस 3D इंटू n माइनस 1। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है ना। चलो तो कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी करा लो। 4A प्लस 4ND माइनस 2D इज इक्वल टू 6A प्लस 3ND माइनस 3D, ये हो जाएगा। सबको उठा के उधर ले जाओ, है ना। तो कितना हो गया, एक बार यहाँ से थोड़ा कर ले ताकि पता लग जाए हमें लाना क्या है। 2A प्लस 3n माइनस 1 इंटू D अपॉन में n/2 इंटू में A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये बनेगा। n/2 से n/2 तो कट गया, है ना। क्या पूछा है हमसे, S3n इज टू SN पूछा है, यहाँ पे भी 2 आएगा, सॉरी। तो क्या करो, अब किसी एक की वैल्यू निकाल के वहां पे पुट करनी पड़ेगी हमें रिलेशन के अंदर। तो क्या कर सकते हैं भाई, इसको ना खोलना नहीं चाहिए था, इसको अगर मैं इधर लाके घटाता तो बात वैसे ही बन जाती। घटाओ मत, चलो इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ,
तो 6a में से 4a जाएगा तो 2a बच जाएगा, है ना। और इसको उठा के जब उधर ले जाओगे तो 3dn-1 में से 2n-1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2a प्लस में इन दोनों के अंदर से d कॉमन आ रहा है, देखो, तो ये बन जाएगा 3n-3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4n प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो स्किप कर लेना भाई इसको, थोड़ा सा तुम थोड़े बोर हो गए होगे, कैलकुलेटिव हो रहा है थोड़ा। 3n में से ये गया तो ये कितना बच जाएगा माइनस का n, और ये बच रहा है -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो हमारा 2a है, कहने का मतलब वो आ गया n+1 इंटू डी। 2a की वैल्यू ये बनेगी n+1 इंटू डी। तो 2a की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो। कोई छोटा तरीका सोचना चाहिए था हमें इसका, खैर अब तो कर दिया। तो यहाँ पे 2a की जगह यहाँ पे 3 बाहर है, ठीक है, 3 तो बाहर है, 2a की जगह रख दो n+1 इंटू डी प्लस में 3n-1 इंटू डी अपॉन में n+1 इंटू डी प्लस में n-1 इंटू डी। को लाल लो को काट पीट के ख़त्म करो, और ऊपर बच गया तुम्हारा 3, ये हो गया n+1 प्लस 3n-1, है ना। और अपॉन में यहाँ पे बच गया n+1 प्लस में n-1, तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पे भी 1 से 1 कट गया, ये हो गया 3 इंटू में 4n और अपॉन 2n, तो 6 आ रहा है कुल मिला के। एक बार चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें 6 आ जाएगा। तो 50 क्वेश्चन हो गए। मैं थोड़ा ब्रेक लेके फिर रिकॉर्ड करता हूँ